हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने देख लिया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, और इसमें हमने ये बात की थी कि यूज़र जो है वो डायरेक्ट किसके साथ में एक्सेस करता है। यूज़र सिर्फ इंटरेक्शन करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ में। यूज़र को इंटरनल सिस्टम से कोई मतलब नहीं है, बट हार्डवेयर जो है यूज़र की रीच से वो बहुत दूर है और हार्डवेयर को इजीली यूज़र समझ नहीं सकता। इसके लिए एक हमने इंटरफेस की बात की थी कि एक सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी भाग होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज़, और हमने एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की भी बात की थी। तो वो हमने टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लिया, अच्छे से समझा कि कैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़र के और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरेक्शन बनाता है कि ये यूज़र है, ये हार्डवेयर को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता। यूज़र डायरेक्ट करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो डेटा यूज़र प्रोवाइड करवाएगा उसे हार्डवेयर तक पहुंचाना और हार्डवेयर से उसका यूज़ लेना काम किसका होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। इस डायग्राम को आप एकदम अच्छे से सेट कर लेना दिमाग में, क्योंकि ये काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न जो है वो इस एक डायग्राम से हम दूर कर लेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने से पहले हम जैसे ये देखते हैं कि हार्डवेयर में एक्चुअल में क्या स्ट्रक्चर होती है, कैसे उसके ऊपर काम होता है। जैसे यूज़र ने एक इनपुट दिया 2 + 5 × 4, और यहाँ पे उसने एंटर को प्रेस कर दिया, है ना। तो ये इंस्ट्रक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट होती है हमें पहले ये समझना पड़ेगा। तो उसके लिए एक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, और यहाँ पे आ जाती है हमारी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब है रैम। रैम के बाद आपको पता है कि सीपीयू कैश मेमोरी का यूज़ करता है, और यहाँ पे बैठा है कौन? सीपीयू। सीपीयू के भी अंदर खुद के अपने भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सीयू कंट्रोल यूनिट होती है, एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एक भाग होता है एमयू। तो मेमोरी यूनिट में कौन से होते हैं? कौन सी मेमोरी को सीपीयू यूज़ करता है? यहाँ पे एज अ मेमोरी यूज़ की जाती है रजिस्टर। अब देखो, यूज़र ने सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन दी और वो जैसे जैसे टाइप कर रहा था, कीबोर्ड से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो भी टाइप होती हैं वो डायरेक्ट आती किस में है? रैम में। तो यहाँ पे जैसे उसने 2 को प्रेस किया तो वो रैम में अंदर आके सेव हो गया। फिर उसने प्लस दबाया, देन उसने 5 को प्रेस किया, देन मल्टीप्लाई किया, 4 किया। यहाँ तक सिर्फ रैम ने उसके अंदर स्टोरेज करी है, और कोई भी प्रोसेस यहाँ पे अभी तक नहीं हुई। और उसने जिस तरह से एंटर दबाया, एंटर दबाते ही जो कंट्रोल यूनिट होती है वो अपना काम स्टार्ट कर देती है। तो कंट्रोल यूनिट के पास अब ये इंस्ट्रक्शन आ गई कि यूज़र इसका आउटपुट चाहता है ना। एंटर का मतलब ये है कि फाइनल आप इसका आउटपुट हमें प्रोवाइड करवाओ। एंटर प्रेस करते ये डेटा जो है रैम से, सीयू क्या करेगा? इस पूरे डेटा को यहाँ रैम से फैच करेगा, और मेमोरी यूनिट मतलब रजिस्टर के अंदर उस डेटा को सेव करना स्टार्ट कर देगा। अब वो कौन से रजिस्टर में सेव होगा जाके, वो हम और ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जैसे हम देखेंगे ना जब बेस, तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगी, या इसको हम अलग से समझ लेंगे। तो मेमोरी के अंदर, इस मेमोरी के अंदर मतलब रजिस्टर के अंदर ये डेटा यहाँ पे आके सेव हो गया, और सेव होने के बाद में अर्थमेटिक ऑपरेशन करने हैं। देखो, तो कंट्रोल यूनिट एएलयू को इंस्ट्रक्शन देगा कि जो डेटा हमने रजिस्टर्स के अंदर सेव किए हैं आप उस डेटा के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन को करो। और एएलयू क्या करेगा? एएलयू इस इक्वेशन को कैलकुलेट करेगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि बोर्डमास नियम के तहत मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएंगे 20, और 20 में 2 को प्रेस कर देगा एएलयू, और यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 22। इस रिजल्ट को एएलयू वापस कहाँ पे भेज देगा? मेमोरी यूनिट में। मतलब रिजल्ट आया 22, और मेमोरी यूनिट से कंट्रोल यूनिट उस डेटा को अगेन रैम में ले जाके सेव कर देगा। और रैम से ही इनपुट यूनिट जुड़ी हुई होती है, और यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि रैम से ही हमारी आउटपुट यूनिट जुड़ी हुई होती है। तो डिस्प्ले पे यूज़र को क्या दिखेगा कि आपका रिजल्ट आ गया 22।
अब एक चीज़ सोचो कि सिर्फ एक छोटी सी इक्वेशन जो नॉर्मल अपने बैठे बैठे क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, बट हमने अगर वो कंप्यूटर को दी तो कंप्यूटर ने कितने एफर्ट किए, पहले रैम में डाला, देन कैश के थ्रू होते हुए सीयू एक्टिवेट हो गया, और सीयू ने क्या किया, उसको मेमोरी यूनिट में सेव कर दिया। मेमोरी यूनिट मतलब रजिस्टर, रजिस्टर से वो डेटा उठ के कहाँ पे चला गया, एएलयू में, एएलयू ने फिर इस इक्वेशन को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको वापस से उसने मेमोरी यूनिट में सेव किया, और मेमोरी यूनिट में आने के बाद वो डेटा कैश के थ्रू होता हुआ वापस कहाँ पे आ गया, रैम में। अब अगर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाले एग्ज़ाम में आपके ये टॉपिक नहीं होता तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सीपीयू कैसे तो प्लस करेगा, कैसे मल्टीप्लाई करेगा। हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें ये आउटपुट चाहिए, आउटपुट हमें मिल जाता है। हमें क्या मतलब है कि वो कंप्यूटर किस तरह से अंदर काम कर रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या एएलयू होता है, एएलयू के क्या काम होंगे, सीयू के क्या काम होंगे, है ना। तो उस तरह से एक नॉर्मल यूज़र, इसको हम अगर बच्चा भी मान ले तो एक बच्चे को क्या फ़र्क पड़ेगा कि अंदर जाके प्लस कौन कर रहा है, माइनस कौन कर रहा है। उसने अपना डेटा डायरेक्ट दिया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, और वो सॉफ्टवेयर था क्या, एक कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर के ऊपर उसने ये इक्वेशन डाली और उसको डायरेक्ट है ना रिजल्ट मिल गया। बट हमें एज अ जो हम इस टॉपिक को समझ रहे हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि हार्डवेयर की यूनिट होती है सीपीयू, और सीपीयू के अंदर उसके 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू, एमयू, जिन सब ने मिलकर इस एक इंस्ट्रक्शन को पूरा किया है। तो यूज़र से हार्डवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मतलब आप इसके स्ट्रक्चर को देखो, और ये तो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया एग्जैक्टली। तो ये पूरा का पूरा डेटा 0-1 में कन्वर्ट होगा, है ना, और सारी इक्वेशन 0-1 में कन्वर्ट होगी, फिर वो 0-1 की लैंग्वेज में ही मेमोरी में सेव होगी, और सीपीयू जो है वो 0-1 के ऊपर ही तो काम करेगा। मशीन तो सिर्फ या तो जानती है 0 या फिर जानती है 1। बट इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से यूज़र को दूर रखने के लिए हमने बनाया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर इतना ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट भाग होता है कंप्यूटर का कि वो हमें पता ही नहीं चलने देता कि एग्जैक्टली कंप्यूटर का हार्डवेयर कितने भयंकर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से काम को करता है। इसमें भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ने देखो, आप जो लैंग्वेज दोगे उसको ट्रांसलेट करने के लिए उसने अलग से सॉफ्टवेयर बना दिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, है ना, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बना दिए जिसमें बैकअप लेना, फाइल मैनेजमेंट का, वो सब हमने कल पढ़ा था। और इसके अंदर ही आ जाते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। आप ये देखो कि आप नया प्रिंटर लेके आए और उस प्रिंटर को आपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया, तो अटैच करने से पहले वो अपनी कमांड जो है वो नहीं लेगा, आपसे कमांड नहीं लेगा जब तक आप उसका डिवाइस ड्राइवर है वो उसमें इंस्टॉल नहीं करोगे। और वो डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन बना लेता है कि हाँ ठीक है, अब मैं इस बंदे को जानता हूँ, अब मैं इस प्रिंटर को जानता हूँ, अब यूज़र अगर कोई भी कमांड देगा तो मैं इजीली उस हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता हूँ। तो डिवाइस ड्राइवर भी किस तरह के सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के बीच में और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस को प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे वो बीच में आ गया, मतलब इन दोनों के। इसको हम यहाँ पे इस डायग्राम में समझेंगे कि ये एक यूज़र है और ये एक कंप्यूटर है। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इस जगह पे बीच में हम किसे बना देते हैं, हम डिफ़ाइन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। और यहाँ से शुरू होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन कहानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है ताकि यूज़र बहुत ही इजी वे में अपना सारा काम कंप्यूटर से करवा सके। 0-1 की भाषा इसको नहीं पता और इसे हिंदी नहीं पता, इसको इंग्लिश नहीं पता, इसको सिर्फ 0-1 पता है। तो दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा बंदा है जो दोनों को आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए एक इंटरफेस को प्रोवाइड करवाता है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जब आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लोगे सॉफ्टवेयर, क्योंकि क्या होता है सॉफ्टवेयर हम जो भी लेके आते हैं, वीएलसी का सॉफ्टवेयर, म्यूज़िक प्लेयर का सॉफ्टवेयर, वो हम सबसे पहले कंप्यूटर में लाके इंस्टॉल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद ही आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाओगे।
बहुत ही बेसिक सी बात है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको नाम ले रही हूँ तो आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा। अब मैं अगर इसका नाम बोल दूँ कि विंडो, हम क्या है नॉर्मल लैंग्वेज में विंडो ही बोलते हैं, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह शब्दों का यूज़ नहीं करते। तो विंडो क्या होती है, जैसे कंप्यूटर में हमने ऑन किया और हमें कंप्यूटर की स्क्रीन दिख गई ब्लू वाली, आपको ये वाली स्क्रीन दिख गई कंप्यूटर पे, है ना। तो आपको सिर्फ इस एक स्क्रीन के आने के बाद, जब तक ये स्क्रीन नहीं आती ना तब तक आप वेट करते हो। उस एक पूरी वेटिंग की प्रोसेस को अपन, जैसे आपको ध्यान होगा, बोलते हैं बूटिंग। और जैसे ही ये वाली स्क्रीन आ जाती है तो अब आप कंप्यूटर को चला सकते हो। जैसे आप इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोल सकते हो, या फिर विंडोज़ मीडिया प्लेयर दिया हुआ है, या फिर फोल्डर दिए हुए हैं। अब आप इस कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल हो। और जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से इंस्टॉल हो गया, आपने उसको ऑन कर लिया, इसके बाद अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे। जैसे आपने इसमें VLC को डाउनलोड कर लिया, या फिर हम बात करें कि आपने इसमें जो वेब ब्राउज़र है, जैसे गूगल का वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम, वो आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, आपको वो चाहिए था। आपने एडोब रीडर डाउनलोड कर लिया ताकि आप PDF को रीड कर सको। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कब इंस्टॉल होंगे, जब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल हो चुका होगा, है ना। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना। अब इसकी कुछ सिंपल सी डेफिनेशंस वो हम देख लेते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसकी क्या डेफिनेशन लिख सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम, कि ये एक प्रोग्राम ही तो होता है, और जो क्या करता है, मैनेज करता है कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को। और किसे मैनेज करेगा, ऑल रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर। और रिसोर्सेज की भी हमने बात की थी, ये डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी। रिसोर्सेज मतलब कंप्यूटर के अंदर आने वाली मेमोरी, कंप्यूटर का CPU, है ना, CPU जो आ गया, मेमोरी आ गया। तो ये जो भाग होते हैं इन सबको हम बोलते हैं कंप्यूटर के रिसोर्स। इन रिसोर्स का मैनेजमेंट सारा कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इन पूरे के पूरे कंप्यूटर हार्डवेयर को भी कौन मैनेज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसकी एक डेफिनेशन हो जाएगी। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बेस प्रोवाइड करवाता है, एक बेस को प्रोवाइड करवाता है, जिससे क्या है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम चल सके, या एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम इंस्टॉल कर सकें, यूज़ कर सकें। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करवाए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे कंप्यूटर में नहीं है, नहीं हो, तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। ये तो एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, बट मैं आपको ऐसे ही नॉर्मल बता रही हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है, विंडोज़ आपने नहीं कर रखी, तो आपको पता है कि आप उस कंप्यूटर को ऑन नहीं कर पाओगे। ऑन नहीं कर पाओगे तो आप उसमें VLC मीडिया प्लेयर नहीं चला सकते, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं चला सकते, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट नहीं चला सकते। वो सारे किस तरह के सॉफ्टवेयर थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत बहुत ज़रूरत है, और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नहीं चला पाएंगे। और थर्ड चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएटर है, एक बीच का एक ऐसा एनवायरनमेंट है, या फिर एक ऐसा बंदा है जो क्या करेगा, हमें यूज़र को और कंप्यूटर हार्डवेयर को आपस में बातचीत करवाने के लिए, आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके बिना जो है यूज़र हार्डवेयर को नहीं जानता और हार्डवेयर यूज़र की लैंग्वेज को नहीं जानता, तो दोनों आपस में बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो ये मोस्टली 3 बेसिक डेफिनेशन हमें कंप्यूटर में पता होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम करता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके बिना हार्डवेयर चल भी नहीं पाएगा, और ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके बिना हम कोई भी प्रोग्राम को रन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे हमने जैसे एक बात की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। तो देखो, यूज़र इंटरफेस मतलब ऐसा एक एनवायरनमेंट या ऐसा एक तरीका जिससे क्या है कि यूज़र अच्छे से काम कर सके। इस इंटरफेस को भी ऑपरेटिंग सिस्टम 2 पार्ट्स में प्रोवाइड करवाता है। जैसे आप एक तो देखते हो GUI इंटरफेस,
और एक हमें पढ़ना है CUI इंटरफेस। मतलब दो तरह के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक तो है जो GUI तरीके से इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है और दूसरा CUI तरीके से हमें इंटरफेस को प्रोवाइड करवाता है। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो फर्स्ट CUI होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसको पहले हम अच्छे से समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली मैं किन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आपसे करूँगी। CUI में देखो क्या आ रहा है नाम, कैरेक्टर, और यूज़र इंटरफेस मतलब यूज़र को एक ऐसा इंटरफेस आप प्रोवाइड करवाओ जिसमें वो कैरेक्टर का यूज़ करे। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ये दो लोग हैं, इनको आपस में क्या है कि बातचीत करनी है, बट इसे सुनता नहीं है। ठीक है, ये सुनता नहीं है, सुनता नहीं है मतलब वैसे नहीं सुनता, इसके कान खराब हैं, उस वजह से ये सुनता नहीं है। और ये क्या है, पब्लिकली बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो ये क्या इशारों में भी बात नहीं कर सकते, है ना। तो इसके पास सिर्फ एक क्या साधन है कि वो एक लेटर लेगा और उसके ऊपर कोई बात को लिखेगा और इसे वो लेटर दे देगा, है ना, इसे लेटर दे देगा। और लेटर देने के बाद ये बंदा जो है वो उसको पढ़ेगा और उसमें फिर देखेगा कि उसने उसको क्या बात बोली है। तो लिख कर देने वाली बात मतलब इसने अपनी सारी बात को कैरेक्टर्स में, वर्ड्स में लिखा है और लिखने के बाद जो है ये इसको दे रहा है और ये फिर उस बात को समझ रहा है। रिप्लाई भी इसी तरीके से होगा कि ये बंदा क्या करेगा, अपना लेटर फिर से लिखेगा, अपनी बात यहाँ पे लिखेगा और वो इसको दे देगा, तो ये इसको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। उस तरीके से एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हमें एज अ यूज़र को अपनी सारी बात लिख लिख कर कंप्यूटर से करवानी पड़े, सारी इंस्ट्रक्शन आप लिख लिख कर दो। फॉर एग्जांपल मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS या फिर PC-DOS, है ना। डोस का हम एग्जांपल ले सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपको ये ऐसे ब्लैक कलर की स्क्रीन देखने को मिलती है और इसे हम बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। मतलब आप अपनी कमांड जो है वो यहाँ पे दे सकते हो। देनी कैसे है, कंडीशन सिर्फ एक है कि लिख कर देनी पड़ेगी। और जो भी ड्राइव होती है, जैसे सबसे स्टार्टिंग में आपको C करके इस तरीके से एक मिलेगा और यहाँ पे आपका कर्सर जो है वो कंटिन्यूसली ब्लिंक होता रहता है कि आप अपनी कमांड जो है वो यहाँ से लिखना शुरू कर दो। अब हमें कोई फोल्डर खोलना है तो फोल्डर का नाम भी यहीं पे देना पड़ेगा। अगर हमें कोई डायरेक्टरी मतलब C की जगह हमें E फोल्डर में जाना है तो हमें यहीं पर अपनी कमांड को देना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे जितनी भी इंस्ट्रक्शन है, जितनी भी कमांड है, अगर हमें कोई फोल्डर को एक्सेस करना है, उसमें अगर हमें कोई फाइल लेनी है या हम कोई कॉपी करना चाहते हैं, किसी फाइल को कहीं पे पेस्ट करना चाहते हैं, कोई प्रिंट कमांड देना चाहते हैं, हमें पूरी कमांड्स लिख लिख कर कंप्यूटर को बतानी पड़ेगी। इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसका एग्जाम्पल है DOS। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं जिसमें यूज़र को अपनी सारी बात लिख कर बतानी पड़े, इसीलिए इसे बोला जाता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। अब हम बात करें कि GUI, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो आजकल हम यूज़ करते हैं वो इस तरह का GUI इंटरफेस देते हैं। मतलब ग्राफिकली वो क्या करते हैं, सारे डेटा को दिखा देते हैं। जैसे अगर आपको कैलकुलेटर चाहिए तो आप इस पर क्लिक करो, आपका कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको गेम खेलना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। फ़ोटो खींचनी है तो आप कैमरे पे क्लिक करो और आप फ़ोटो कर सकते हो। अगर आपको कोई फाइल जैसे वर्ड की फ़ाइल एक्सेस करनी है तो क्लिक करना है कि आप क्लिक करके आप डायरेक्ट किसी ऑपरेशन को, किसी फंक्शन को यूज़ कर पा रहे हो। इंटरनेट अगर आपको चलाना है तो आप डायरेक्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ करो, क्लिक करो और आप उसको यूज़ करो। कोई अगर आपको C ड्राइव में जाना है तो आपने ध्यान दिया होगा कि अपने फोल्डर जो होता है, फोल्डर के अंदर जाओ, फोल्डर में आपको C, D, E इस तरीके से ड्राइव्स देखने को मिलेंगी। आपको जिस ड्राइव में जो डेटा लेना है, जैसे कॉपी करना है, आप डायरेक्ट क्लिक करके अपने सारे ऑपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम मिला जिसमें जो भी चीज़ें थी उसे यूज़र ने
देखा कि ग्राफिकल फॉर्म के अंदर वो सारी चीज़ें दिख रहा है, ग्राफिक्स में आइकन देखने को मिल रहे हैं आपको, फोल्डर आपको देखने को मिल रहे हैं अलग अलग, और जो फोल्डर आपको जहाँ से यूज़ करना है वैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके के जो एनवायरनमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं GUI। GUI का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको पता है कि विंडोज़, या इसे हम बोलते हैं MS विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट ने जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है उसी को ही हम GUI इंटरफेस का ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक एनवायरनमेंट तो प्रोवाइड करवाता है, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, बट यूज़र इंटरफेस भी वो दो तरह से प्रोवाइड करवाता है। मतलब दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आते हैं, एक CUI मतलब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, और दूसरा GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में आप एग्जांपल ले सकते हो, हमने बात की थी MS DOS या फिर PC DOS, इसका एग्जांपल हो जाएगा लाइनक्स, यूनिक्स। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप सुनते हो ये सारे कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के एग्जांपल हैं। और GUI के अंदर आप एग्जांपल लेकर चल सकते हो, जैसे MS विंडोज़, एक आता है मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, OS लिख रही हूँ मैं डायरेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसको हम वैसे बोलते हैं मैक OS, है ना। जो एप्पल की डिवाइस होती हैं उनके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। वहीं पे अगर जो फ़ोन होते हैं, जैसे आपने देखा फ़ोन के अंदर पूरा ग्राफिक्स के अंदर सब कुछ दिया होता है, फ़ोटोज़ का एक अलग फोल्डर होता है, उसकी अलग फ़ोटो होती है, ऊपर जो हमें फ़ोटो दिखती है हर आइकन के वो ग्राफिक्स में दी हुई होती है, इंटरैक्टिव होती है। तो एंड्रॉयड इसके अंदर आ जाएगा। एप्पल की डिवाइस के लिए होता है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, फ़ोन के लिए वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करो, और कोई डाउट लगे, कैसे भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑपरेटिंग सिस्टम को देन आप कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।